आपका सेट में हल्ला बन देगा। आपका ले तो सेट थोड़ा सा देखिएगा, ए ध्यान दो। आपका सेट में आपका हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जीके जीएस भी है और साइंस भी है। और कोई स्टूडेंट हल्ला नहीं करेगा, ध्यान देगा। तो आज जो सॉल्व हो रहा है ना, वो सिर्फ क्या हो रहा है, जीके जीएस सॉल्व हो रहा है। और कल जो सॉल्व होगा ना, वो आपका साइंस होगा। तो वो दीपक सर कर देंगे, इसमें आपको अपना भी रहिएगा तभी सॉल्व हो जाएगा, समझना। और वो आपको वीडियो उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साहब, ध्यान देगा। चलिए, कह रहा है ना जो पढ़ा क्वेश्चन आएगा उसको नहीं सॉल्व करेंगे। कह रहा है ना कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश, वीडियो दिख रहा है इसमें, देखो ना, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। कौन सा देश अलग हुआ था, रूस अलग हुआ था, रूस। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा हल्का फल्का आपको बताए थे साहब, तो देखिएगा यूरोप, हाँ ध्यान देगा, रूस के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, कह रहा है एक देश था, ठीक है, एक देश था, एक देश था, उस देश का नाम है रूस साहब। उस देश का क्या नाम है, रूस। एक देश है जिसका नाम है रूस। तो रूस में राजशाही शासन था और रूस में राजा को जार कहा जाता था। रूस में राजा को क्या कहा जाता था, जार। ऐसे हर देश में हर किसी को अलग अलग भाषा में अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो रूस में राजा को जार कहा जाता था। तो रूस का जो राजा जो था ना, वो था जार निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय। उसको पूरा नाम कहते हैं हम लोग, जार निकोलस द्वितीय। तो रूस का अंतिम राजा जार निकोलस द्वितीय था। मैं फिर से एक बार समझिएगा, समझा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ है, अलग हुआ, अलग हो गया था। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। इसका राइट आंसर क्या है, रूस। तो हमें कहना है ना कि एक रूस था और रूस में राजशाही शासन था। राजशाही शासन का मतलब होता है वंशानुगत शासन। और रूस में राजा को जार कहा जाता था। और रूस का जो अंतिम जार था ना, वो था निकोलस द्वितीय। आप लोग पढ़े होंगे सर, पढ़े ना। रूस का जो अंतिम राजा था, वो अंतिम जार था, वो था निकोलस द्वितीय। अब ये पुराने बैच में कभी हम पढ़ाए हैं। तो ये निकोलस द्वितीय जो था ना साहब, वो थोड़ा तनाशाह टाइप का था, वो किसी का सुनता नहीं था। तो रूस का आर्थिक स्थिति खराब था, लोग भूख से मर रहे थे, लोग गरीबी से मर रहे थे। लेकिन निकोलस द्वितीय का किया कि 1914 से 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस प्रथम विश्व युद्ध में ये भाग ले लिया। मतलब देश की स्थिति खराब है साहब, देश में लोग भूख से मर रहा है, देश में लोग गरीबी से मर रही है, लेकिन राजा चला पहलवानी करने और वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिया, उसमें तो जनता कुछ नहीं बोला। कभी कभी देखते होंगे हमारे कुछ लोग होते हैं जो हमारे बिना मन से काम करते हैं, तो कर लो, और जब काम बिगड़ जाता है ना, तो हम लोग कहते कर रहे थे ना, हम कर रहे थे ना, मना किए थे, नहीं माना, लो भगो, है ना। तो यहाँ की जनता कह रहा था इसको, निकोलस द्वितीय की, कि भाई राज की स्थिति को सुधारिए, देश की स्थिति को सुधारिए। लेकिन निकोलस द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध लड़ने गया, प्रथम विश्व युद्ध लड़ने गया, जिसमें निकोलस द्वितीय का 6 लाख सेना मराया और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जब ये बर्बाद हो गया, ये लास्ट में फैसला लिया कि हम अलग होंगे, अब हम नहीं लड़ेंगे। तो ये अपनी स्थिति को, अपनी खराब स्थिति को देखते हुए इसकी 6 लाख सेना मरा गया, तब ये अलग हो गया साहब। तो ये अलग कब हुआ, 1917 ईस्वी में। बल्कि प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला है, 1918 तक। यानी प्रथम विश्व युद्ध को खत्म होने से पहले ही अलग हो गया, समझे बात को। अब अलग हो गया तो रूस का जनता कहना शुरू कर दिया, जैसे रूस का में लेनिन था साहब, लेनिन था, लेनिन कहना शुरू कर दिया कि हमें चाहिए था शांति, हमें चाहिए था रोटी। लेकिन निकोलस द्वितीय ने हमें युद्ध और भूख दिया, युद्ध और भूख दिया। मतलब हमें शांति की जरूरत थी, हमें रोटी की जरूरत थी, लेकिन राजा ने हमें न तो शांति दिया और न रोटी दिया, हमें दिया युद्ध और भूख। ऐसे राजा का हम विरोध करते हैं। और ये 1917 ईस्वी में रूस में एक विरोध हुआ साहब, जिससे हम रूसी क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति 1917 में शुरू हुआ था। रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी
कहा जाता है साहब, अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि रूसी क्रांति का दूसरा नाम क्या है, अक्टूबर क्रांति, और ये कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। जिस समय रूसी क्रांति चल रहा था उसी समय रूस में एक बोल्शेविक पार्टी था। तो बोल्शेविक पार्टी जो था ना साहब, ये है बोल्शेविक, बोल्शेविक पार्टी था। तो ये बोल्शेविक पार्टी भी युद्ध छेड़ दिया था, बोल्शेविक पार्टी भी युद्ध छोड़ दिया था। तो ये पार्टी 1917 में युद्ध छेड़ा था, और ये इस पार्टी को नेतृत्व में कर रहा था कौन, तो लेनिन कर रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में बोल्शेविक पार्टी जो युद्ध छेड़ा ना, उसको नाम पड़ा बोल्शेविक क्रांति। क्या नाम पड़ा, बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति नाम पड़ा, उसका नाम पड़ा बोल्शेविक क्रांति। तो अब सवाल देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई थी, तो रूसी क्रांति के समय ही शुरू हुई थी। कब शुरू हुआ, तो 1917 में। कौन शुरू किया, लेनिन। इसका नाम बोल्शेविक क्रांति काहे पड़ा, तो बोल्शेविक पार्टी ने बोल्शेविक क्रांति को शुरू किया था, इसलिए इसका नाम बोल्शेविक क्रांति पड़ा। क्लियर, चलिए तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो ना गया। चलिए ये क्वेश्चन तो क्लियर आपका हो गया। अब आते हैं इस पर साहब। अब देखिए 16 के बाद इसी में होगा, इसी में होगा, 16 में होगा। अब कह रहे हैं ना कि वर्साई, हाँ अब कह रहे हैं ना कि वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी। ये प्रभावल था प्रथम विश्व युद्ध में, प्रभावल था ना। वर्साई की संधि में सबसे अधिक क्षति हुई थी जर्मनी की। ऐसे वर्साई की संधि कब हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, पहले से। अब कह रहे हैं ना कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो जब रूसी क्रांति चल रही थी 1917 में, जब अक्टूबर क्रांति चल रही थी 1917 में, तो वहां की जनता जो था, वहां के राजा से साम्यवादी शासन का मांग किया था। साम्यवादी, एगो समाजवाद, एगो होता साम्यवाद, कभी पढ़े होंगे, समझना। तो साम्यवाद की हम बात हो रही है। तो रूसी क्रांति के दौरान साम्यवाद का मांग हुआ था रूस में। कहा हुआ था, रूस में। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। अब कह रहा है ना कि अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, अभी बताया ना, कौन किया था, लेनिन किया था, लेनिन किया था। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, हम लोग बोलते हैं पंजा है। तो पंजा का मतलब हाथे ना हुआ, है ना। ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, हाथ, हाँ सी होगा। देखिए कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ साल 1885 में। इसका स्थापना कौन किया है, एओहुम किया है। इसको हरमिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये जिंदगी में कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना, लेकिन कांग्रेस का महासचिव रहा ना। चलिए देखिएगा, ये जो है ना साहब, इसको नहीं बताएंगे, ये जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय का करंट अफेयर ही है, समझना। आज के क्वेश्चन नहीं है, आज के हिसाब से क्वेश्चन रॉन्ग जाएगा, समझना। आंसर इसका हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, डी होगा। अच्छा ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तुमको ध्यान में नहीं है साहब, जीके जैसे नहीं है। चलिए आगे, आगे देखिए, कह रहा है ना कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, मतलब किसके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राजनीतिक दल। ये भी पहले से प्रभावल है ना। चलिए अब आगे देखिए, ये भी अपने जमाने के हिसाब से करंट अफेयर साहब, क्योंकि ये 2010 के क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर है। क्योंकि अभी राजनीतिक पार्टियों में बहुत बदलाव आई है। कभी आपको नए राजनीतिक पार्टी के बारे में हम बताए थे ना। चलिए तो इसको भी हटाइए। कह रहा है ना आगे कि भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के उगमों में कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है, ये खोजिए। तो देखिएगा सही खोजेगा ना, तो इसरो उपग्रह केंद्र जो है ना, वो श्रीहरिकोटा में नहीं है साहब, ये है बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में है। चलिए तो इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है, बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यही है, तिरुवनंतपुरम में है। तो 24 को हो जाएगा बी। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है ना, वो श्रीहरिकोटा में है साहब। कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। और ये भारत श्रीहरिकोटा में, एकदम गलत है। इसरो उपग्रह केंद्र साहब बेंगलुरु में। कहाँ है, हाँ बेंगलुरु में है। फिर कह रहा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, तो ये आपका सही है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है ना, वो श्रीहरिकोटा में। कहाँ है, श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में। और ये भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी जो है ना, वो आपका कहाँ है, तो हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में है। तो चलिए ऑप्शन के सबसे कौन सही हुआ, बी सही हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा,
कर रहे हैं ना। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो सीसा और जस्ता को, सीसा और जस्ता को क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है साहब, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज। लेकिन जानते हैं तांबा और टीन को मिलाने से कांसा भी बनता है, यह भी याद रखिएगा। तो पूछेगा कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन को। अब देखिए भारत में सबसे अधिक लोहा कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। भारत में सबसे अधिक लौह यश के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? छत्तीसगढ़ है। और कोयला का भंडार जो है ना साहब, सबसे अधिक झारखंड में है। सबसे अधिक कहाँ है? झारखंड में है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ है? झारखंड में है। और सोना सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक में। और चांदी सबसे अधिक राजस्थान। समझ गए? चलिए अब आगे देखिए, रेड कलर दिख रहा है। चलिए अब कह रहा है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर जफर को निम्नलिखित में से कहां निर्वासित किया गया था? ये पढ़ावल क्वेश्चन होगा। बहादुर जफर को रंगून में रखा गया था ना। कहाँ रखा गया था? रंगून कहाँ पड़ता है? हाँ, रंगून पड़ता है म्यांमार में। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। और काबुल जो है ना साहब, वो अफगानिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की। और पोर्ट ब्लेयर जो है ना, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार। लंदन जो है ना, ग्रीन बीच 0 डिग्री देशांतर पढ़े हैं? 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीन बीच से। लंदन किस नदी के तट पे है? कि हाँ, लंदन जो है ना वो टेम्स नदी के तट पे है। टेम्स नदी के तट पर। चलिए आगे देखिएगा। फिकर है ना, निम्नलिखित में से किससे भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं? पढ़े हैं ना। तो जिब्राल्टर जल संधि को ना, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है? हाँ, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। और किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका। किन 2 देशों को अलग करती है? स्पेन और मोरक्को, है ना। चलिए 27 तक क्लियर हो गया ना। अब 28 आइएगा। 28 में करे सिजगी क्या है? पढ़ावल होगा। पढ़ावल है ना। सिजगी क्या है? सूर्य चंद्रमा का समकोण स्थिति, है ना। सूर्य और चंद्रमा का समकोण स्थिति। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी सबसे अच्छा से बताता है? तो इसका है बाणभट्ट। चलिए ध्यान दो, हर्षवर्धन के बारे में देखो। यह है साहब आपके हर्षवर्धन, ध्यान देगा। यह है हर्षवर्धन, समझा? यह हर्षवर्धन साहब। हर्षवर्धन एक राजा था, समझा, और एक अच्छा राजा था। हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान भी थे साहब। इनके दरबारी विद्वान थे, मतलब हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान भी थे। दरबारी विद्वान, हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान का ट्रिक है साहब, मैं जवान हूं, मैं जवान हूं, समझना? हाँ, मैं जवान हूं, हम जवान हैं, हम हरिदास में। हाँ गलत हो गया। देखिए फिर से देख लो, छोड़ो, देखिएगा पढ़ावा लगा किसने किसी बैच में। देखिए साहब, ये है हर्षवर्धन, ध्यान देगा, ये है हर्षवर्धन, है ना। तो हर्षवर्धन एक राजा था। हर्षवर्धन क्या था? राजा था। हर्षवर्धन एक राजा था। तो कह रहे हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान कौन कौन है? हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान कौन कौन है? इसका ट्रिक है, हम जवान हैं। आप लोग बूढ़ा है? हाँ, आप लोग क्या है? हाँ, हम जवान है, याद रहेगा ना, हम जवान है। देखिएगा, हा से हो गया हरिदत्त, हरिदत्त। मां से हो गया मयूर, जय से हो गया जयसेन, और वान से हो गया वानभट्ट। वान से क्या हो गया? वानभट्ट, है ना। तो हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान कौन कौन था? जिसका ट्रिक है, हम जवान हैं, हम जवान हैं। तो हा से, मां से, जा से, बा से। और यही बाणभट्ट जो है वो हर्ष चरित्र का रचना किया है। यही बाणभट्ट जो है वो हर्ष चरित्र का रचना किया है। और इस हर्ष चरित्र में
हर्षवर्धन की पूरी जीवनी है साहब। और क्वेश्चन का पूछा था कि हर्षवर्धन के बारे में विस्तार से कौन बताया, उसके बारे में बढ़िया से कौन बताया है, तो कौन बताया, बाणभट्ट ने बताया। वो कैसे बताया, अपने जीवनी के माध्यम से। तो हर्षवर्धन की जो आत्मकथा है, हर्षवर्धन की जो जीवनी है वह हर्ष चरित्र, और हर्ष चरित्र का लेखक है बाणभट्ट। तो अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा आपसे, आपसे सवाल क्या पूछा ना, कहाँ गया जी, हाँ, राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन है, मतलब सबसे अच्छा जानकारी उसके बारे में कौन दिया है, हाँ, तो कौन है, बाणभट्ट। क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे देखिएगा, कहा ना निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, तो खार्तूम, पता है ना, खार्तूम नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, यह अफ्रीका में बहती है साहब, निकलती है कौन झील से, विक्टोरिया झील से। और मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पे हुआ है, और मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा, वो भी नील नदी के तट पे है। नील नदी कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में, सब याद है ना। चलो चलिए अब ध्यान देगा, करा संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो संसार का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो संसार का सबसे छोटा महासागर है सब आर्कटिक महासागर। कौन महासागर है, आर्कटिक महासागर, ठीक मार लीजिएगा। संसार का सब, हल्ला बंद करो, संसार का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। तो सबसे बड़ा वाला कौन है, तो सबसे बड़ा वाला है साहब प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा वाला कौन है, प्रशांत महासागर। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, मेडागास्कर, बता बोले ना, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना वह है मेडागास्कर। तो श्रीलंका भी हिंद महासागर में है। हिंद महासागर का मोती कहते हैं श्रीलंका को, कहते हैं ना। अवांध महासागर किसे कहते हैं, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं। इसका आकार जो है ना अंग्रेजी वर्णमाला एस की तरह है, अंग्रेजी वर्णमाला एस की तरह है। अब देखिएगा साहब, यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, और यहाँ पे प्रशांत महासागर। यहाँ पे क्या है, फिर सबको दिखा रहे हैं, देखिएगा, यहाँ पे है भूमध्य सागर, यहाँ पे कौन है, भूमध्य सागर, और यहाँ पे हो गया आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, जिसको अंध महासागर लिखा था ना, अटलांटिक। और यहाँ पे हो गया प्रशांत महासागर। अब देखिएगा ये हो गया भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है जिब्राल्टर जल संधि, और इधर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है पनामा नहर। कौन करता है, पनामा नहर। तो कहीं पूछा जाए कि भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि, अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को पनामा नहर। याद हो गया ना। चलिए अब आगे आइएगा, कहाँ गया ये नहर, इतना होने गया। चलिए कहता है ना निम्नलिखित में समझ मारे सबको, जिसको नहीं समझ में वीडियो में दोबारा समझ ना, ध्यान दो। कारण निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, तो तेरा हमा हो जाएगा 73 ना। चलिए 73 हो जाएगा साहब। आगे आइएगा 33 नंबर, पेशवा बाजीराव का नाम सुने होंगे, समय बाजीराव प्रथम का नाम सुने हैं। मराठा का पहला पेशवा कौन है, कोई बता सकता है, बालाजी बाजीराव, समझना। अब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो प्रथम पेशवा बालाजी बाजीराव, मराठा का प्रथम पेशवा बालाजी बाजीराव, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। यहाँ का बाजीराव प्रथम जो है ये किसको नहीं जीता था, तो उड़ीसा को नहीं जीता था साहब। किसको नहीं जीता था, उड़ीसा को नहीं जीता था। चलिए कह भारत के 34 नंबर आओ, 34 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है साहब भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब अनुच्छेद पूछे तो 60 होगा, किस अनुच्छेद के तहत दिलवाता है, तो अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में लिखा हुआ 9 बजे बैच में पढ़ाए होंगे, कौन आपने जी, अजय पढ़ाया ना, अजय पढ़ाए हैं। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और अनुच्छेद 60 में कहा गया कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण या नियुक्त
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दिख रहा है ना? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के साहब। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था, ध्यान दो, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी पढ़ा होगा, है ना? करा भारत में मुगल वंश के शासकों का अवरोही क्रम बताइए। एक दिन ट्रिक लिखवाए थे, लिखाए थे ना? हाँ, इसका ट्रिक था बाहू, आज, शाहजहां और बहादुर है। एक कभी कोई मैटर आया था, इसी पर लिखवाए थे ना? मुगल वंश के शासकों क्रम संख्या बताइएगा, देखिएगा ऑप्शन के हिसाब से। देखिएगा, बाहू ना है पहले, बा से बाबर, हु से हुमायूं, तो इसमें हुमायूं तो मिल रहा है साहब, लेकिन इसमें भी हुमायूं मिल रहा है। जैसे पहला राजा बाबर है, लेकिन बाबर का नाम हटा दिया है, तब बाबर के बाद राजा कौन बना? हुमायूं बना। तो हुमायूं बना तो हमारे हिसाब से बी भी सही जा रहा है, डी भी सही जा रहा है। अब हुमायूं के बाद कौन बना? अकबर। चलिए, अब यहाँ अकबर हो गया, लेकिन इसमें जहांगीर कर दिया है, तो उस हिसाब से कौन सही होगा? डी। ये भी पढ़ावल क्वेश्चन था, सब छोड़ दिया, सब सही है ना? अब इसका क्या मारे थे जी? चलिए आगे। कौन है हमारा? अब हमारे हैं ऐसे मिस्टेक करना एग्जाम में, अब फिर आगे कहने सर नहीं जानते थे, अब डेली क्लास आते हैं, उधर नहीं आई थी। ए भाई, इसको ट्रिक दे देना, समझना, 10 रुपए लेके उसका पैसा देना इसको से, लड़की से, समझना। अब ध्यान दो। ए भाई, अब कह रहा हड़प का नीति, अपहरण का नीति, अपहरण का नीति, तो अरे अपहरने की नीति कहते हैं हड़प का नीति, समझना। अपहरण की नीति को कहते हैं हड़प का नीति। कौन अपनाया है? लॉर्ड डलहौजी। पढ़ावल है ना? करे सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किस राज्य में है? देखिए, इसका ट्रिक दिए थे, कभी वीडियो बनाया था, लोगुआ भिराना बागा वाली सपुष्टित समुद्र बिरका चाहिए, है ना? तो लोगुआ भिराना बागा वाली सपुष्टित समुद्र बिरका चाहिए में लोथल का खोज गुजरात, लोगुआ था ना? सही आंसर हमारे थे। लोथल का खोज कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है ना? चलिए, अब करें निम्नलिखित में से कौन कौन महासागर पनामा नहर से जुड़ती है? तो ये भी अभी बताए ना, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर अभी बताए हैं। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, बढ़िया से काम हो रहा है ना पीछे, उसमें देखो, ठीक है ना? चलो, और ध्यान देगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, सब शेयर कर देना दोस्तों के पास, लड़का लड़की सबको बोल रहे हैं, समझ ना? होगा ना? अब ध्यान दो। चलो, इधर आओ जी। भारत में वृक्षोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, इसका जन्मदाता कौन है? के मुंशी। ये भी आपको बताया गया था, के मुंशी। पंखा बंद करो जी, पूरा बंद करो पंखा। तो के मुंशी आपको बतावल था, ये पढ़ावल है, ठीक है ना? दफला और सिरपो जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी राज्य है, इसको नीफे भी कहा जाता है ना? और सबसे पहले सूर्य भगवान कहाँ उगती है? और सबसे पीछे पाकिस्तान में। अरे भारत का पाकिस्तान है ये? हाँ, सबसे पीछे भारत में गुजरात के कच्छ, भारत में सबसे आगे अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगती है और सबसे बाद में सूर्य गुजरात के कच्छ में उगती है। यानी भारत पाकिस्तान की बात किया जाए तो सबसे पहले सूर्य भारत में और उसके बाद पाकिस्तान में। फिर वो मूर्ख समझे था ना, नहीं समझता है बात को, समझना। अब ध्यान देगा। चलिए आगे। करे साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है ना, वो किस राज्य में है? केरल में है। कर्नाटक हमारे बात है से। केरल है। अरे एक चीज और देखो, पढ़ावा ना है तो केरल में पढ़ाए हैं, तो फिर ध्यान देगा। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी केरल में है ना? सब बतावल है। तो जो दायरा भारत के किस देश को मिलाता है? तो जो दायरा भारत को म्यांमार से मिलाता है,
ये भारत के मणिपुर राज्य में तुझे राज्य, अभी मणिपुर भिड़े हुए देख रहा है, पूरा अभी मार पीटी करने में लगे हुए सब। मणिपुर में वीडियो बना दिया। मणिपुर विद्रोह का तत्कालीन कारण या मुख्य कारण क्या है? आरक्षण। मणिपुर में कौन कौन जाति रहता है? हाँ, कुकी, नागा और हाँ। चलिए आगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो बड़ा निकोबार में है। चलिए अब भारत का बिंदु कहीं बताएं कि नहीं बताया आप लोग को? नहीं है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, फिर आपका नहीं बताया हुआ है ना, बिंदु प्रभावर है। चलो तो प्रभावित हटो, अब आगे बढ़ो। प्रभावर ना बिंदु, ध्यान देगा। भारत की सबसे लंबी बांध कौन है? यही प्रभावर होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? किस राज्य में है? उड़ीसा। चलो देखिए, किसमें पूछा था? बीपीएससी टीचर वाला में, समझना। कल क्वेश्चन देख रहे थे, बहुत क्वेश्चन मिला है साहब, समझना। चलिए, ये पृथ्वी के भूपटलीय स्तर पर इसका नाम, एक दिन बोले थे कि वीडियो याद रखा, वो सियाल सीमा निफे का वीडियो दिए थे ना, तो सियाल सीमा निफे का वीडियो देखे थे, तो उसमें वो नहीं था कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सियाल बोलते हैं, था ना जी। तो इसका आंसर क्या मारे? सीमा कौन कौन मारा है? सीमा किसी का नाम नहीं है, नहीं है। किसका नाम सीमा है जी? तुम्हारा नाम तो नहीं है जी। कौन सीमा है? नहीं है। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो। तब वीडियो देखे थे ना, तो उसमें सबसे ऊपर में कौन था? सियाल था, उसके बाद सीमा था, उसके बाद निफे था। तो इसमें क्वेश्चन कौन सी पूछा? पृथ्वी के भूपृष्ठ स्तर पर, यानी सबसे ऊपर में कौन है? अब बीच में और सबसे नीचे। वीडियो देखा हुआ है ना, याद है ना? चलो अब 600 हो गया। अब यही होगा, करा ना। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया? हाँ, चार्ल्स विल्किंसन साहब। अब भागवत गीता को अपनी माँ कौन कहा था? माँ महात्मा गांधी। हाँ, भागवत गीता को माँ कहने वाला आदमी कौन है? महात्मा गांधी। तो कहीं पूछा जाए कि भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया चार्ल्स विल्किंसन, लेकिन कौन व्यक्ति कहा था कि भागवत गीता मेरी माँ के समान है? कौन कहा था? महात्मा गांधी। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो इसका आंसर कौन होगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, ध्यान देगा, हल्ला बंद करेगा। टीपू सुल्तान जो था ना साहब, वो फ्रांस से दोस्ती किए हुए था, फ्रांस से दोस्ती किया हुआ था। अब अंग्रेज से लड़ने के लिए फ्रांसीसी और दूसरे राजाओं का मतलब की सहारा लेता था। टीपू सुल्तान ने कहा था, शेर की तरह, गीदड़ की तरह 100 दिन जीने से बेहतर एक दिन शेर की तरह जिया करो। चलिए, टीपू सुल्तान का पिता का नाम था हैदर अली। हैदर अली कभी अंग्रेजों से हारा नहीं था, लेकिन कैंसर की बीमारी से इनकी मौत हो गई साहब। हैदर अली की द्वितीय आंग्ल में शुरू में इनकी मौत हो गई थी, अंग्रेज से लड़ते हुए नहीं साहब, कैंसर की बीमारी से। मीर कासिम, ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था ना जी, तो बंगाल के नवाब कौन था? मीर कासिम। और शाह आलम द्वितीय, इन्हें बिहार बंगाल को बेच दिया, इन्हें बेचा था जी। चलिए आगे। अब कह रहा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा के प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350 के ए। हड़प्पा कालीन स्थल में विख्यात वो जो विशाल कठोर जो अनाज रखने वाला जो जगह कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, समझे ना। इसका ठीक है, मोहनजोदड़ो का मपाल सिरा सनाबाई जंजी स्तुति कष्ट मूर्ति। मोहनजोदड़ो खोज पाकिस्तान के लड़काना जिला में के सिंधु नदी के तट पर राखलदास बनर्जी ने किया था। उसी में वो आता स्नानाबाई, समझना, उसी में था स्नानागार का अवशेष मिला, समझना। और बहुमंजिली इमारतें थी साहब। ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मिलाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। क्योंकि देखिएगा, कब ये एक हो जाएगा साहब 3, कहने का एनी मीटर द्वारा हवा का वेग मापते हैं। फिर बी का हो जाएगा सिस्मोग्राफ, क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं। और बैरोमीटर इसको कहते हैं, बैरोमीटर द्वारा दाब मापाता है।
तो साइकोमीटर का क्या मतलब? वायु आधारता, वायु आधारता इसको कहते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, समझ ना, ये सब याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे, तो इसका राइट आंसर कौन है? सी ना हो जाएगा। किस गवर्नर ने खुद को बंगाल का शेर कहा था? कौन कहा था कि हम बंगाल के शेर है? बामूर्ख, बताओ। अपने ये जो लड़के जो नहीं होते जो फेसबुक पर लिखते थे कि हम शेर हैं, वो उसमें से वो शेर ही है, नहीं समझे? हाँ, ध्यान देगा साहब। अरे वो तो लड़के लोग नहीं लिखता है फेसबुक पर, कौन लिखता है जी? अजय नहीं, जय तो जय जवान जय किसान का आदमी है जी, लाल बहादुर शास्त्री का आदमी है। खेती में लिख रहा है क्या? हाँ जय, अजय को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, हमको जहां तक लग रहा है ना। देखो, अजय इस कोचिंग का सबसे अच्छा लड़का है, समझना। ताली बजनी चाहिए अजय के लिए। अब ध्यान दो, अब ध्यान देगा, अब ध्यान देगा। हम भगवान से दुआ करते हैं कि अजय को इस पर नौकरी लग जाए, समझना। अजय है सबको लगेगा, सबको लगेगा, लेकिन हम सोचते हैं कि देश का किसान आगे रहेगा तो सब आगे रहेगा, है ना। अजय को अच्छा नौकरी तो सबको लगनी है साहब, समझना। नहीं, बिहार पुलिस में लगेगा, समझना, और सबको लगेगा, लेकिन मन से पढ़ो, समझ साहब। जिसका हार्ट नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं, समझना। अब ध्यान दो, ए हल्ला बंद करो, मुद्दे पाओ, मुद्दे पाओ। तो चलो, किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि बंगाल को शेर कहा था खुद को? लॉर्ड वेल्सली। तो लॉर्ड कर्नवालिस ने जी, भारत में सिविल संहिता का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा, सिविल सेवा, हाँ हाँ, सही नहीं, भारत में सिविल सेवा का जनक, हाँ, भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कर्नवालिस। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ ना। वारेन हेस्टिंग को क्या कहते हैं? न्यायिक सेवा पद्धति का जनक कहते हैं जी, एगो न्यायिक, हाँ न्यायिक सेवा का जनक कहते हैं इसको, वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक, न्यायिक सेवा। तो ध्यान देगा, न्यायिक सेवा का जनक जो होगा ना वो वारेन हेस्टिंग होगा, लेकिन सिविल सेवा का जो जनक होगा ना वो लॉर्ड कर्नवालिस होगा। और 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। रिपीट करके वीडियो आगे पीछे देख लीजिएगा, समझना, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, समझना। अब आगे ध्यान देगा, अब ध्यान देगा, अब आगे कह रहा है निम्नलिखित में से मिलाइए। तो देखिएगा, जो सबसे हल्का उसको मिला लीजिए, इस सबको आसम का छूट गया, अच्छा कोई बात नहीं। हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत आया था? ये प्रभावन है जी, हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से हैंडसम, प्रभावन है। अफयान चंद्रगुप्त मरेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान चीनी भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फहियान है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया ना। और हेनसोंग जो है ना वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसका ट्रिक भी वो बता दिए थे कि हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से हेनसोंग, दिमाग लगाए थे, हाँ बोला लगाया था ना। चलिए अब ध्यान दो, 54 नंबर। देखो बिहू जो है ना साहब असम में मनाया जाता है, ये तो क्लियर है साहब। देखिए पोंगल जो है ना वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा मनाया जाता है। अब मिला दो, देखो ए का हो गया डी साहब, तो ए का 5 ए का 5 तो डी में ना हो गया जी, तो ये तो इसी से मिल गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक आ रहा है ना? ठीक आ रहा है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो था। कौन था? ये इमेज दिख रहा है उसमें मोबाइल में, ई वाला दिख रहा है, हल्का हल्का रहा है, वो हो जाएगा। रुको ना, पहले हम कर देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। रुको इसको पहले डिलीट मार देते हैं इसको। ये हो गया, चलिए हो गया ना।
अब तो दिख रहा है। चलिए अब देखिए क्या करा है। करा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का बायसर कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन प्रभावित होगा। महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था ना 1942 ईस्वी में 9 अगस्त को। कहां से शुरू किए थे? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। पढ़ा ले ना। चलिए करा जवाहरलाल नेहरू कितने बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने? तो 3 बार बने थे। हाँ 3 बार। कब कब बने वो बता देते आपको, ध्यान दो। पहली बार तो बने 1929 में, ये तो सबको जानता है। पहली बार बने थे 1929 में जवाहरलाल नेहरू लाहौर में, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। दूसरा बार बने साहब 1936 में, और तीसरा बार भी बने 1936 में। बस एक अप्रैल महीना, एक दिसंबर महीना, बस। हाँ तो नेहरू जी कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 3 बार। पहली बार 1929 में, दूसरी बार अप्रैल 1936, तीसरी बार दिसंबर 1936। चलिए आगे। अरे बहुत साहित्य लिखा गया है किस भाषा में? पाली भाषा में। बहुत साहित्य जो है ना पाली भाषा में लिखा गया है। फिर कह रहा एलिफेंटा की चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर का संबंध किससे है? राष्ट्रकूट वंश से। कह रहा बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? अभी ने बताया है। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन। राज्यसभा के जो सभापति जो है, राज्यसभा के जो सभापति है, राज्यसभा के सदस्य कुछ कट गया है पूरा ना, इसका बी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के संयुक्त रूप से। राज्यसभा का सभापति होता पहले कौन है? उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान दो, पहले राज्यसभा के सभापति होता है साहब उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का जो बोर्ड देता चुनता जो है ना, वो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य चुनता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों भाग लेता है राष्ट्रपति में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा। तो आओ यही उपराष्ट्रपति बनता है राज्यसभा के सभापति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।